अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिप्लोमेट के बारे में। इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो डिप्लोमेट होते हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं, उनके पास क्या प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ होती हैं। ये बहुत ही अहम टॉपिक है, इसको आप लोगों ने ज़रूर तैयार करना है। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखें, डिप्लोमेट उस शख्स को बोलते हैं जो दूसरे कंट्री में जाके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। जब उसको अपना कंट्री ऑफिशियली उसको रिकग्नाइज़ करके और उसको ऑथराइज्ड करके भेजता है कि जाओ आप दूसरे मुल्क में जाके हमें रिप्रेजेंट करो, तो हम उसको बोलते हैं डिप्लोमेट। यानी जिसके लिए उर्दू में सफ़ीर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एलची का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब होता ये है, मिसाल के तौर पे जैसे कनाडा है, कनाडा ने एक शख्स है, उसका नाम है अयाज़ नूर, और उसको जाके उसकी हुकूमत क्या कहती है कि जी आप जाके पाकिस्तान में हमें रिप्रेजेंट करें। सो पाकिस्तान में जब वो शख्स आएगा तो हम उसको बोलेंगे कि जनाब ये तो जो है ना वो कनाडा का डिप्लोमेट है। सो डिप्लोमेट दूसरे कंट्रीज़ में आते रहते हैं और इनका काम क्या होता है, इन्होंने एक्चुअली डिप्लोमेसी करनी होती है। अब डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना, जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं उनको कैरी आउट करना, कोई भी मामलात हैं। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान को कनाडा से कोई प्रॉब्लम है या कोई शिकायत है या उनसे कोई काम है, तो वो क्या कहेंगे कि वो कनाडा में फ़ोन नहीं करेंगे, बल्कि कनाडा का जो सफ़ीर है उससे उसको बुलाएंगे, उससे बात करेंगे। क्योंकि वो कनाडा का जो सफ़ीर पाकिस्तान में बैठा है वो एक्चुअली कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना वहाँ पे। सो वो कनाडा के सफ़ीर को या डिप्लोमेट को अपने पास बुलाएंगे और उससे कहेंगे कि हुजूर हमें कनाडा से ये चीज़ चाहिए। सो वो कहेगा ठीक है जी, मैं अपनी हुकूमत से बात करता हूँ, फिर वो अपनी कंट्री या कनाडा से बात करेगा। सो इस तरीके से हर कंट्री के अंदर सारी कंट्रीज़ के जो है ना डिप्लोमेट होते हैं। पाकिस्तान के भी सारी कंट्रीज़ के अंदर डिप्लोमेट बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के डिप्लोमेट हैं, जैसे चाइना, रशिया, ठीक है, अफ़गानिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, ये इस तरह डिप्लोमेट। सो डिप्लोमेट एक ख़ास इनका एक फिर एक स्टेटस होता है, इनको खुसूसी प्रिविलेजेस दिए जाते हैं और एक उनकी एक अलग ही अहमियत होती है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस हवाले से हमारे पास लॉज कौन से मौजूद हैं। अच्छा जी, पहले तो ये देखें कि जो ये प्रैक्टिस है ना डिप्लोमेट को भेजना दूसरे कंट्रीज़ में, ये एक बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस है, ये बहुत ही पुराना कस्टम है। यानी हज़ारों साल पहले जब ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ बने तो इस तरह अक्सर ये होता था कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ या मुख्तलिफ़ जो सल्तनत थी, जो एम्पायर्स थे, वो अपने बंदे दूसरे मुल्क में भेजते थे, दूसरे सल्तनत के पास भेजते थे पैगाम भेजने के लिए, ठीक है ना, एलची जो होते थे। सो ये पुरानी प्रैक्टिस है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन फिर 1815 में कांग्रेस ऑफ वेना के अंदर यहाँ पे ना इसको जाके मज़ीद इसके ऊपर बात की गई और इसको कोडिफाई किया गया। सो इस हवाले से जो है ना वेना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 के अंदर एक प्रॉपर लॉ बनाया गया डिप्लोमेसी के हवाले से कि डिप्लोमेट क्या होगा, इसके फंक्शंस क्या होंगे, इसके प्रिविलेजेस क्या होंगे। ये सारी चीज़ें फिर हमने उसके ऊपर एक प्रॉपर लॉ बनाया। कब बनाया? 1961 में। सो इसी कानून के तहत जो उसका आर्टिकल 14 है उसके तहत जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं उनको फिर तीन जो है ना कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है एम्बेसडर्स, जिसको हम उर्दू में सफ़ीर बोलते हैं, जो परमानेंट ही दूसरे कंट्री में रहते हैं, अपने मुल्क से अपने कंट्री उनको भेजता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका अपने एक सब बंदे को भेजता है पाकिस्तान में, तो वो फिर यहाँ पे ही परमानेंट रहता है। फिर उसका टेन्योर होता है, कुछ साल के रहता है, फिर वो उसको वापस बुला लेते हैं, फिर किसी और को भेजते हैं, लेकिन वो परमानेंट यहीं पे रह रहा होता है पाकिस्तान के अंदर। दूसरा होता है एनवाइस या मिनिस्टर्स, ये एक स्पेशल पर्पज़ के लिए भेजे जाते हैं, यानी कि ये टेम्प्रेरी होते हैं, ये हर वक्त नहीं होते इस यानी कंट्री दूसरे कंट्री में जाते। ये जब ज़रूरत होती है तो एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपने बंदों को भेजता है जो एक स्पेशल मिशन के लिए होते हैं। इसके अलावा चार्ज डी अफेयर्स, ये भी इनको भी मुख्तलिफ जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, वो दूसरे कंट्रीज़ में भेजती हैं मुख्तलिफ काम के लिए, लेकिन ये भी टेम्प्रेरी नोयत के होते हैं। वहाँ पे जाके परमानेंट बैठ नहीं जाते 3-4 साल के लिए जिस तरह एम्बेसडर बैठ जाता है, लेकिन फिर उनको वापस बुला लेते हैं। यानी कि खास काम है, किसी से बात करनी है, मीटिंग करनी है, तो वो एक दूसरे मुल्क में दूसरे मुल्क चले जाते हैं। ठीक है जी, तो ये तो होगी इनकी क्लासिफिकेशन। अब हम इनके देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं, इनके काम क्या हैं, ये जो एजेंट्स होते हैं। सबसे पहले इनका जो सबसे बुनियादी काम है वो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे मुल्क में जाके।
जिस तरह अमेरिका का जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, पाकिस्तान को कोई भी काम होगा वो एम्बेसडर के ज़रिए करवाएगा। दूसरा, प्रोटेक्शन करता है अपनी कंट्री के प्रोटेस्ट की। अमेरिका का सफ़ीर अमेरिका की जो है ना इंटरेस्ट को यानी कि प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी और जिस कंट्री में वो रह रहा है उसकी गवर्नमेंट से उसने नेगोशिएट करना है, मज़ाकरात करने हैं, बातें करनी हैं। इसके अलावा जितनी भी डेवलपमेंट होती हैं, कंडीशंस होती हैं, उसकी जो तस्दीक होती है वो वहाँ पे वो सफ़ीर करता है। यानी पाकिस्तान ने कोई काम करना चाह रहा है और उसको अमेरिका की कोई इजाज़त चाहिए या उसकी कोई तस्दीक चाहिए या उसकी कोई अप्रूवल चाहिए, तो वो उसके लिए क्या किसके पास जाएंगे, उस अमेरिकन सफ़ीर के पास जाएंगे। इसके अलावा वो फ्रेंडली जो रिलेशनशिप है उनको वो प्रोमोट करता है। ठीक है, सो ये डिप्लोमेट का प्राइमरी काम ये भी होता है कि भाई दूसरे मुल्क में जाके अपने मुल्क के उसके साथ ताल्लुकात बेहतर करो। सो ये बड़ा अहम होती है और अक्सर जो डिप्लोमेट हैं और उनकी पूरी कोशिश होती है कि यार किसी न किसी तरीके से मैं अपने कंट्री का इस कंट्री के साथ कोई अच्छे रिलेशनशिप बनाऊँ, फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, ताकि हमें कोई ना कोई इस कंट्री से फ़ायदा हो, इस तरह। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इनको जो इम्यूनिटी और प्रिविलेजेस दी जाती हैं उसके ऊपर तो मैं आता हूँ बाद में। पहले हम इसकी देखते हैं कि इसकी बेसिस क्या है, यानी रीज़न्स क्या हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से डिप्लोमेट को बड़ी ख़ास इज़्ज़त दी जाती है, प्रोटेक्शन दी जाती है, इम्यूनिटीज़ दी जाती हैं। इस हवाले से हमारे पास 3 किस्म की थ्योरीज़ हैं। जो पहली थ्योरी है वो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल थ्योरी, जिसको फिक्शनल थ्योरी भी कहते हैं। भाई इस थ्योरी के जो मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि एक्चुअली जो एजेंट होता है, डिप्लोमेट एजेंट, वो दूसरे मुल्क में तो जाता है लेकिन उसको कंसीडर यही किया जाता है कि वो अपने मुल्क की ही सरजमीन के अंदर मौजूद है। यानी अमेरिका का सफ़ीर वैसे यहाँ पे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठा होता है, लेकिन इस थ्योरी के ज़रिए ये कंसीडर किया जाता है कि एक्चुअली वो अमेरिका के अंदर ही बैठा हुआ है। उसको ये कंसीडर नहीं किया जाता है कि वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, क्योंकि उसका काम क्या है, उसका काम है अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोमोट करना, अमेरिका की तरफ से रिप्रेजेंट करना। तो इसलिए तो ये थ्योरी कहती है कि क्योंकि भाई वो वैसे फिज़िकली तो वहाँ पे है लेकिन समझा यही जाता है कि ये एक्चुअली अपने ही मुल्क में मौजूद है और क्योंकि ये हमारे लिए ही काम करता है। यानी ये ऐसे ही है कि एक पाकिस्तानी बंदा यहाँ पे सरकारी नौकरी करता है, ठीक है, सो वो कहा जाता है ना कि ये पाकिस्तान में, तो वो भी सफ़ीर भी तो बेचारा एक सरकारी मुलाजिम ही होता है ना, जो दूसरे मुल्क में जाके काम करता है, लेकिन करता किसके लिए, अपने मुल्क के लिए करता है। सो इस थ्योरी के मुताबिक कि ये जनाब अपने मुल्क में ही इसको समझा जाता है कि यहीं पे बैठ के ये काम कर रहा है। इसलिए आपने अक्सर कर देखा हो ना, जो ये सफारत खाने होते हैं या एम्बेसी जो हमारे पास एम्बेसीज़ होती हैं, इनको बड़ी प्रोटेक्शन दी जाती है और ये एम्बेसीज़ जो होती हैं ना वो उस मुल्क की प्रॉपर्टी होती हैं। यानी यहाँ पे जो अमेरिका का सफारत खाना है या एम्बेसी है, वो जितनी भी एरिया है ना वो एक्चुअली अमेरिका की ही प्रॉपर्टी समझी जाएगी, पाकिस्तान की नहीं समझी जाती। इसीलिए बहुत सारे जो सफारतकार हैं वो कुछ लोगों को अपने यहाँ जो है ना प्रोटेक्शन भी देते हैं। इस तरीके से कोई अक्षय कुमार की मूवी भी आई थी, मुझे नाम नहीं याद आता, तो वो एक मिडिल ईस्ट का कंट्री, आई थिंक कुवैत था, वहाँ पे जाता है तो वहाँ की जो एम्बेसी है वो इंडियंस को प्रोटेक्शन देते हैं। तो उस एम्बेसी के अंदर उस कंट्री के दूसरे लोग नहीं घुस सकते थे क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया की प्रॉपर्टी समझी जाती है। सो ये चीज़ है, ये थ्योरी ये है। यानी पहली तो ये होगी। दूसरी थ्योरी है रिप्रेजेंटेशनल थ्योरी। इस थ्योरी का माना ये है कि क्योंकि भाई जो डिप्लोमेट एजेंट हैं वो जाके हमारे पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में। सो इसीलिए इनको ख़ास प्रोटेक्शन दी जाए, इनको ऐसे ही प्रोटेक्शन दी जाए जिस तरह एक हेड ऑफ स्टेट है। यानी अगर अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान जिस तरह उसको प्रोटेक्शन देगा, इज़्ज़त देगा, एहतराम देगा, तो उसके सफ़ीर को भी उसी तरीके से समझा जाए। और तीसरी थ्योरी है फंक्शनल थ्योरी। इसका माना यह है कि क्योंकि जो डिप्लोमेट एजेंट्स होते हैं इनका काम बड़ा ख़ास होता है, बड़े स्पेशल किस्म के काम होते हैं, इसीलिए इनको ख़ास किस्म की अहमियत दी जाए, इनको ख़ास किस्म की प्रिविलेज दी जाए। ज़ाहिर बात है ये आम मामूली काम तो नहीं करते, मतलब दो मुल्कों के बीच में एक लिंक का काम करते हैं, दोनों मुल्कों को जोड़ते हैं, दोनों की बातचीत करवाते हैं। इसी तरह अक्सर देखें ना, अगर जैसे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब जाता है ना अमेरिका, तो सबसे पहले हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना उसके सफ़ीर के साथ बैठते हैं, उसको कहते हैं कि भाई हमारी मीटिंग तो फ़िक्स करा अपने प्रेसिडेंट के साथ, या हमें फ़लाँ काम है, तो हमने यानी सारे काम करवाने होते हैं ये सफ़ीर के ज़रिए। वो सफ़ीर जाके अपने मुल्क को बताता है कि यार ये लोग, इसका ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलना चाहता है। सो इसीलिए भाई इनके फंक्शन इतने अहम हैं, इसीलिए फिर इनको खुसूसी प्रिविलेज दी जाती है। सो ये 3 बेसिस या 3 थ्योरीज़ मैंने आपको बताती जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको मुख्तलिफ़ किस्म की प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ दी जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इनको क्या क्या इम्यूनिटीज़ दी जाती हैं।
अच्छा जी, जो वेना कन्वेंशन है डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 का, वो उसमें बताया गया है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस हैं। जैसे आर्टिकल 29 है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई डिप्लोमेट जो है ना उसको आप कभी भी जो है ना वो लायबल नहीं होगा, ना अरेस्ट कर सकते हैं, ना डिटेन कर सकते हैं, नज़रबंद कर सकते हैं। उसको हर वक्त इज़्ज़त देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, और किसी किस्म की उसकी जो फ्रीडम है या डिग्निटी है उसके ऊपर अटैक नहीं करना, वो कोई मुतासर ना हो। सो उसका ख़ास ख्याल करना है, नंबर वन। नंबर टू, ये क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा, उसको उससे भी इम्यूनिटी हासिल है। सिविल जुरिस्डिक्शन यानी सिविल केस भी आप उसके ऊपर दायर नहीं कर सकते। रेजिडेंट्स के हवाले से उसको इम्यूनिटी है, उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी उसकी जगह को। इसके हवाले से जनाब एज ए वो विटनेस कहीं पे अदालत में जा नहीं सकता। हाँ, अगर खुद अपनी मर्ज़ी से एज ए विटनेस, एज ए गवाह अदालत में जाना चाहे तो अलग बात है। दूसरा, टैक्स इम्यूनिटी से, जो टैक्सेस से उसको इम्यूनिटी होगी। टैक्स ना दे, कोई इशू नहीं है, हुकूमत उसको पाकिस्तान तंग नहीं करेगी। पुलिस रूल से उसको इम्यूनिटी हासिल होगी। इसके अलावा राइट टू वर्शिप, उसको पूरा यानी कि ये राइट है कि वो वर्शिप करे, ठीक है। अगर वो चर्च में जाना चाहता है, अगर वो कोई हिंदू सफ़ीर यहाँ पे है, वो अगर मंदिर जाना चाहता है तो उसको भी इजाज़त है, वो जाए, हम उसको नहीं रोक सकते, ठीक है जी। इसके अलावा उसके पास पूरा इख्तियार है कि वो अपने उसके जो बंदे हैं, ऑफिशियल्स हैं, या जो उसके साथ बंदे काम करते हैं या फैमिलीज़ हैं, उसके ऊपर कंट्रोल हो। ऐसे ना हो कि उसके बंदों के ऊपर हमारी हुकूमत यानी पाकिस्तानी हुकूमत का कंट्रोल, ऐसा नहीं होगा। वो उसी का राइट है कि वो उसके कंट्रोल में रहें। वो दूसरा ये है कि वो आज़ादी, उसका हक है कि वो बड़ा फ्रीली ट्रैवल करे, पूरे मुल्क में घूमे, कहीं पे भी जाए, कहीं भी आप उसको तंग नहीं करेंगे। उसको फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन होगी। अपने ऑफिशियल पर्पज़ के लिए किसी से वो बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, आप उसको रोक नहीं सकते। इसके अलावा जनाब उसको मिलिट्री ऑब्लिगेशंस लोकल से भी इम्यूनिटी हासिल होगी। इसके अलावा उसका जो पर्सनल सामान है उसकी आप इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, वारंट जाके वहाँ पे उसके घर में रेड शेड नहीं मार सकते। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी उसको प्रोविज़न दी जाएंगी, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी। उसको उसको हर किस्म का एक आपने प्रोटेक्शन देना है कि किसी किस्म का उसको कोई भी नुकसान ना हो, यानी किसी किस्म की गर्म हवा उसको लगने नहीं देनी आपने। उसके बाद हम देखते हैं इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं डिप्लोमेट्स की। सबसे पहले तो भाई, अगर आप मिसाल के तौर पर अमेरिका का बंदा यहाँ पे सफ़ीर है पाकिस्तान में, तो पहली बात यह है कि वो पाकिस्तान के जो रूल्स और रेगुलेशन को रेस्पेक्ट देगा, इज़्ज़त देगा, एहतराम देगा, उनकी वायोलेशन नहीं करेगा, पाकिस्तानी मामलात में इंटरफेयर नहीं करेगा, चाहे कोई भी सफ़ीर हो, चाहे वो चाइना का है या इंडिया का है या बांग्लादेश का है या श्रीलंका का है या कनाडा है या रशिया का है। दूसरा ये है कि वो अपने जो उसने जो भी काम करना है, वो जो भी ऑफिशियल काम है वो उस मुल्क की मिनिस्ट्रीज़ के साथ जुड़ के काम करेगा। यानी सफ़ीर का काम जो है वो ज़्यादातर दूसरे मुल्क में किस मिनिस्ट्री के साथ होता है, वहाँ की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की, यानी पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के साथ ही जो है ना सफ़ीर का काम है। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो सफ़ीर हैं वो इसके साथ ही कम्युनिकेशन करते रहते हैं। इसके अलावा उनके पास जो भी प्रेमिसेस होंगी, जगह होंगी, वो उन्होंने अपने उस काम के लिए ही यूज़ करनी है, किसी और काम के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा जो एजेंट्स हैं वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि अपने फ़ायदे के लिए काम करें। ऐसा ना है कि पाकिस्तान में लोगों से कारोबार करते फिरें, कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते रहें, पाकिस्तान से चीज़ें पकड़ के दूसरे मुल्कों में भेजते रहें और अपनी पावर का और अपने ओहदे का वो नाजायज़ इस्तेमाल करें। भाई ये ऐसा नहीं होगा। सो ये उनकी ड्यूटीज़ है कि उन्होंने ये इस तरह का कोई काम नहीं करना। सो दोस्तों, ये था टॉपिक अपना डिप्लोमेट के हवाले से। मैंने इसको बहुत ही कंसाइज, शॉर्ट और इजी किया है ताकि आपको ये समझ आ जाए। सो उम्मीद है कि आ तो गया होगा समझ। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।